हेलो एवरीवन। देखो हमने पिछले टर्न पे गैसेस पे डिस्कशन किया था एंड लास्ट गैसेस थी आप लोगों की CO2, ठीक है। तो CO2 पे आप लोगों को लास्ट में बताया था मैंने कि ग्रीन हाउस जो CO2 होती है वो कैसी होती है, हाईली एक्टिव फॉर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, कि बहुत अधिक सक्रिय गैस होती है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट टर्न पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पे थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है, कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है, ठीक है। हाईली एक्टिव गैस कौन सी होती है, अमाउंट में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में अधिक होती है। तो नेक्स्ट में देखो हम लोगों को क्या करना है, इसे थोड़ा सा पहले समझते हैं। समझने के लिए देखो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देख लेते हैं कि ये मान लीजिए कि सूरज है, क्या है, सन, क्या है, सन, ठीक। नेक्स्ट में सपोज ये क्या है, एक घर है, ये उसकी क्या है, छत। अब देखो आप लोगों को पता है कि सूरज की जो रेडिएशन होंगी वो ऐसे आएंगी। मान लो कि दोपहर का टाइम है, ठीक है, और दोपहर के टाइम पे सूर्य की रेडिएशन से के कारण क्या होगा कि जो छत होगी, जो छत का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। छत का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। छत का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो कि अगर अभी हमें इस टाइम पे छत पर जाना है तो क्या होगा, हम छत पर नहीं जा सकते, बिकॉज क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। किसके कारण आई है, सूर्य की किरणें, जिसे हम कह सकते हैं सोलर रेडिएशन। किसके कारण, सोलर रेडिएशन। सोलर विकिरण, ये सौर विकिरण, किसके कारण, सोलर विकिरण के कारण, ठीक है, कि यहाँ की जो टेम्परेचर है, छत का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट अगर हम इसी की बात करें सपोज रात के, नाइट में बात कर लेते हैं, कि नाइट में बात करते हैं तो नाइट के सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम हो गया है 11 to 12, कि अब अगर हम देखें तो रात के 12 बजे की बात है, 11 से 12 बजे की बात है। तो क्या होता है कि रात को 11 से 12 बजे के समथिंग जो यहाँ छत का टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि जो यहाँ का टेम्परेचर है क्या हो जाता है, कम। अब जब यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो छत कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जब छत ठंडी हो जाएगी तो अगर हमें अब इस टाइम पे अगर हमें जाना है, सपोज किसी का फ़ोन आ गया, तो इस टाइम पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हम आराम से टहल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये छत कैसी हो चुकी है, ठंडी। कि जो काम हम दोपहर के 11 से 12 बजे के बीच पे नहीं कर पा रहे थे, कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने के कारण हम इस छत पर नहीं जा पा रहे थे, जो अब हम क्या है, रात की ये चूँकि क्या है, ये ठंडी हो चुकी है, और जब ठंडी हो चुकी है तो हम यहाँ पे इजी जा सकते हैं और टहल भी सकते हैं। तो ये जो ठंडी हुई, ये ठंडी हुई किस कारण, कि यहाँ से इसने क्या किया, इसका टेम्परेचर जो यहाँ से क्या हुआ, बाहर की ओर निकला, मतलब जो सोलर रेडिएशन से गर्म हुई थी, ये क्या है, पार्थिव विकिरण, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण के कारण क्या हुआ, जो यहाँ का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें सीखी कि जो सूर्य का टेम्परेचर होता है, सूर्य की जो रेडिएशन आती है वो सोलर रेडिएशन क्या करती है कि इस छत को डिक्रीज किया, या यहाँ से जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसने क्या किया, इधर के जो गर्म हुई छत थी उससे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के पार्थिव विकिरण के कारण उस टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लियर सी बात है ना, कि अगर अब हम बात करें, सपोज मान के चलो कि अगर सोलर रेडिएशन ही कंटिन्यू आता रहता तो ये चीज़ क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा गर्म,
और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते थे, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे सोलर रेडिएशन की भी आवश्यकता होती है तो इस चीज़ को ठंडा करने के लिए हमें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की भी आवश्यकता होगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट में देखो, अगर हम बात करें कि इसको मान लो सेम, अब अर्थ पे आते हैं कि सपोज ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर हमें पता है कि क्या होते हैं, हमारा वायुमंडल होता है, ठीक है, वाटर्स वेपर्स होती हैं, ठीक, बादल होते हैं, ऐसे करके ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, क्लियर ना। तो क्या होता है कि जो हाईली एक्टिव गैस होती हैं, हाईली एक्टिव गैस, ठीक है, कि जो भारी गैस होती हैं, बहुत अधिक भारी गैस, तो वो क्या करती है, अब मान लो सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, अब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो क्या है कि जो हाईली एक्टिव गैस, भारी गैस होती है, वो क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, मतलब वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर एक कठोर आपकी परत बना लेती है, ठीक है, एक कठोर परत बना लेती है। चूँकि सूर्य की जो सोलर रेडिएशन होती है ये कैसी होती हैं, साल्ट वेव रेडिएशन होती है, कि इस सोलर रेडिएशन, सूर्य की रेडिएशन क्या होती है कि इस कठोर जो परत बनी है इसे ये क्या कर जाती है, पार कर जाती है। क्लियर सी बात ना, कि यहाँ से जो सोलर रेडिएशन आएगा वो पृथ्वी तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी तक पहुँचेगा, अगेन से मान के चलो कि टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज करेगा, कि पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चूँकि क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो इस परत को पार नहीं कर पाता। क्लियर सी बात ना, कि सोलर रेडिएशन के कारण जो हमारी पृथ्वी होती है वो हीट तो हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। चूँकि हमें सोलर रेडिएशन की भी आवश्यकता होती है एनर्जी के रूप में, इसे सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, हीट हो जाती है। चूँकि क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो इस जो कठोर लेयर बनी है, कठोर परत बन गई है किसकी, हाईली एक्टिव गैसेस की। जैसे हमने आपको कल बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हाईली एक्टिव गैस वो किसकी होती है, CO2 की। तो हाईली एक्टिव गैस, तो जैसे भारी कण यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव CO2 होती है, कि उसने क्या, ये एक कठोर आपकी एक परत बना ली है, जिससे क्या है सोलर रेडिएशन, सॉरी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, इसे क्रॉस नहीं कर पाता। जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्रॉस नहीं कर पाता है तो जो यहाँ की हीट थी वो बाहर नहीं जा पाएगी। अब जब यहाँ की हीट बाहर नहीं जा पाएगी तो ये क्या होगी, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, गर्म बनी रहेगी। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो इसी चीज़ को हम कहेंगे, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। बात समझ में आई कि क्या है कि जो सोलर रेडिएशन क्या था, साल्ट वेव रेडिएशन होते हैं जो पृथ्वी में, इस क्या है, सोलर रेडिएशन इस परत को क्रॉस करके पृथ्वी पर आ सकते हैं, बट क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है इस परत को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जिस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। बात क्लियर हुई ना, ठीक। चलो इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि सूर्य के निकटतम बुध ग्रह है, सबसे बुध ग्रह निकटतम है, तो कहते हैं कि वहाँ पे जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। क्या कारण है, ठीक है। तो उसका यही कारण है कि बुध के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, और जब कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ से सोलर रेडिएशन तो आएंगे, तो दिन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो बुध ग्रह होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। चूँकि वहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में वहाँ पे ठंडा भी हो जाता है। तो इसीलिए कि दिन में बुध ग्रह पर क्या होती है, गर्मी होती है, एंड रात में क्या होता है कि वहाँ पे बुध ग्रह में रात में क्या होता है कि वहाँ पे बर्फीली रातें होने लगती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बात समझ में आई ना, कि ये आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। क्लियर सी बात कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कैसे कहलाएंगे, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात आती है कि ये गैसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो गैसेस पे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में काम करती हैं, ठीक है।
जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में बात करें, जैसे फर्स्ट में होता है आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर, नेक्स्ट CO2, आपका मीथेन भी होता है, CFC होता है, ठीक। ये आपकी क्या होती है कि ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ठीक। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है, ठीक, कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है, तो आंसर होगा आप लोगों का वाटर वेपर, क्लियर ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बचता है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे अधिक एक्टिव गैस कौन सी है, हाईली एक्टिव गैस, तो आप लोगों का आंसर होगा CO2, ठीक। अब देखो बात आती है जैसे ग्लोबल वार्मिंग को ले लें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से ही क्या हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग। बस ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा ऐसे करते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग को भी समझ लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हमें ऐसे देखनी है कि जैसे मान लो सपोज, ऐसे कभी नहीं कहना है कि चूंकि ग्लोबल मतलब ऑल अर्थ, मतलब पूरा होल पृथ्वी पूरी सब की बात कर रहा है कि होल अर्थ की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि जैसे अगर हम कहें अभी हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है। हमने कहा थोड़ा और उत्तराखंड साइड चले जाएं तो हमने कहा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा कम है, तो हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कम हो गई, ऐसा नहीं। ये क्या है, होल वर्ल्ड की बात होगी कि पूरी पृथ्वी की, कि जब पूरी पृथ्वी में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। चूँकि पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है, इसलिए कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अभी है। बात समझ में आ रही कि जब पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब हम उस चीज़ कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपकी हानिकारक होती है। क्या है कि जब पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाएगा तो जो हम जीवधारी हैं, तो क्या है कि जो पृथ्वी में रहने वाले जीवधारी हैं तो वो क्या है कि पृथ्वी में नहीं रह पाएंगे। क्या है कि उनकी ग्लोबल वार्मिंग के कारण उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। जैसे हमें है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये किसकी बात हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट में देखो एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में आपका CFC का क्या काम होता है, तो क्या है कि ये जो वाटर वेपर है हम इसको कम नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल गैस है, ठीक है। आपका CO2 भी क्या है, नेचुरल गैस है, मेथेन भी क्या है, नेचुरल है। बट क्या है कि जो CFC है ये आर्टिफिशियल है, CFC क्या है, आर्टिफिशियल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि CFC को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में CFC बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इसे कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, नेचुरल है, तो इन पे कोई कंडीशन नहीं है। इससे भी कम नहीं कर सकते, इससे भी कम नहीं कर सकते, इससे भी कम नहीं कर सकते, लेकिन CFC पर हम काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कौन सी क्या हो जाएगा, CFC। तो बात क्लियर हुई ना कि अगर क्वेश्चन बनता है अमाउंट को लेकर कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो हम कहेंगे वाटर वेपर। हाईली एक्टिव कौन सी है, तो हम CO2 की बात करें। क्लियर ना, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट में अब हम लोग समझते हैं और भी देखो गैसेस होती हैं। ये तो क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैस। थोड़ा सा गैसेस में और चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे देखो मैंने आप लोगों को बताया था आर्गन भी हमारी पृथ्वी में होती है कि AR, तो आर्गन क्या होगी 0.94%, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस है, तो इसको पढ़ने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, ठीक। नेक्स्ट में आपका ओजोन भी होता है O3। ये कितना होता है, 0.00001%। अगर क्वेश्चन मिलता है तो पृथ्वी में ऑर्गन है, हाँ है, क्लियर ना, ये आपकी ऑर्गन हो जाएगी। अब ओजोन है, ओजोन कितनी है, 0.00001%, ठीक है। ओजोन अगर हमारी पृथ्वी में है तो हाँ है, लेकिन ओजोन को हम बाद में पढ़ेंगे कि जब हम ओजोन लेयर पे डिस्कशन करेंगे तब वहाँ इसे अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में एक शब्द और आया है, उससे और अच्छे से क्लियर करते हैं, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
ठीक है। नेक्स्ट में हम लोगों को कंटिन्यू करना है वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब जलवाष्प। कि जलवाष्प होती क्या है, इस पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सपोज मान के चलो कि ये सूर्य हो गया, ये सरफेस है और यहाँ पे वाटर भरा है। ऐसे करके क्या है, वाटर भरा है। देखो अब सूर्य की रेडिएशन ऐसे आ रही है। जब सूर्य की रेडिएशन आएगी तो सोलर रेडिएशन के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगी, यहाँ से इसका वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण। क्या होगा, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐसे करके वाटर वेव कलेक्ट हो जाएगी। ठीक, क्या है, ऐसे करके ये वाटर वेपर क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। अब ये वाटर वेपर हो गई। ठीक है, कि क्या हुआ कि जैसे ही सोलर रेडिएशन यहाँ पड़ी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वेपोराइजेशन हुआ। वेपोराइजेशन हुआ तो क्या हो गई, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण हुआ तो वाटर वेपर हो गई। तो हमें एक कंडीशन मिलती है इसकी फर्स्ट में, कि जो वाटर वेपर होती है, जो टेम्परेचर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वाटर वेपर के। ठीक, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वाटर वेपर भी इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वाटर वेपर भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में अगर हम सीधी सीधी बात करें कि जैसे ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई इक्वेटर और ये हो गए पोल्स। चूंकि हमें पता है कि इक्वेटर लाइन पर टेम्परेचर क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर इक्वेटर लाइन पर टेम्परेचर क्या होता है, अधिक, और पोल पे टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो अगर हम इसी को समझें कि वाटर वेपर अधिकतम कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, और पोल्स पे क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम बात करें कि जो वाटर वेपर है क्या है, इक्वेटर पर मतलब विषुवत रेखा, इक्वेटर पर क्या होगा, अधिक होगा। एंड पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे कम होगा। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि इक्वेटर लाइन पर अगर वेपोराइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, वेपोराइजेशन यानी वाटर वेव क्या होगी, अधिक होगी, और पोल्स पे वाटर वेपर कैसा होगा, कम होगा। क्लियर ना, कि ध्रुवों पर वाटर वेपर क्या होता है, कम होता है, और इक्वेटर पर वाटर वेपर ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे समथिंग 3 से 4% होता है, और यहाँ पे 1 से 2% क्या होती है, वाटर वेपर होती है। बात क्लियर ना, कि जब सूर्य का रेडिएशन जल, पानी पे या समुद्र पर पड़ता है तो क्या होता है कि वेपोराइजेशन होता है, और वेपोराइजेशन मतलब वाटर वेपर की जो मात्रा होगी क्या होगी, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वाटर वेपर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, बात करते हैं विषुवत रेखा एंड पोल्स की। तो इक्वेटर लाइन पर टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, तो वाटर वेपर भी कैसी होगी, अधिक होगी। एंड पोल्स पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो वाटर वेपर भी क्या होगी, कम होगी। ठीक, नेक्स्ट में जब बात करते हैं यहाँ पे सेम वही प्रोसेस जो हम लोगों ने कल समझी थी, कि जैसे वाटर वेपर है यहाँ पे तो क्या होगा कि वाटर वेपर, अब ऐसा तो है नहीं कि वाटर वेपर बनी रहेगी, तो ठीक है, ये क्या होगा, धीरे धीरे से जो हम लोगों ने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसका क्या होगा, कंडेंसेशन मतलब संघनन होगा, और संघनन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संघनन के बाद यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल होगी, ये हम लोगों ने कल समझा हुआ था। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में इसी को हम ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। वाटर वेपर को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं, कि पृथ्वी का कंबल।
अब पृथ्वी का कंबल कहते हैं, तो इसे और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे ये क्या थी आपकी वाटर वेपर थी, ठीक, ये क्या है, मान लीजिए कि ऐसे करके पार्टिकल, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं। जैसे ये सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रहा है, तो सोलर रेडिएशन जैसे कुछ रेडिएशन ऐसा होगा जो इन वाटर वेव, जो वाटर पॉइंट होंगे या वाटर ड्रॉप्स होंगे, उनसे क्या होगा, टकराएंगे और फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ तक आ गया ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके कुछ, और कुछ रेडिएशन ऐसा होगा जो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। कुछ रेडिएशन ऐसा होगा कुछ क्या होगा, पृथ्वी की सतह तक या जल की सतह तक पहुँच जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, इनसे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए, और क्या है कि कुछ यहाँ से इधर तक आ गए। अब जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे भी गर्मी, ठीक है। तो जो ब्लैंकेट ऑफ अर्थ होती है, तो ये क्या होता है कि जो वाटर वेपर होती है, ठीक है, जो वाटर वेपर होती है ये एक किसकी तरह काम करती है, एक कंबल की तरह काम करती है या ब्लैंकेट की तरह काम करती है। अब ब्लैंकेट की तरह काम करती है, इसे कैसे समझते हैं, तो देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे वाटर वेपर है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से सूर्य का रेडिएशन आएगा, तो क्या है कि जो ये वाटर वेपर के जो वाटर ड्रॉप्स होंगे, ये क्या है, इधर से आने वाली ऊर्जा को इधर तो आने नहीं देंगे, आने देंगे, क्योंकि क्या है, एक बीच में काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आने वाली सोलर एनर्जी को क्या कर देगी, ये रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी। एंड जो यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से भी आने वाली इसकी एनर्जी को क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगी। तो क्या हुआ कि यहाँ से आने वाली सोलर एनर्जी को भी इसने परावर्तित कर दिया, और यहाँ से जो वेपोराइजेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी गई है सोलर एनर्जी, इसको भी क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, एक ब्लैंकेट की तरह। ब्लैंकेट का भी काम यही होता है कि जैसे हम लोग सर्दियों के मौसम में ब्लैंकेट को ओढ़ लेते हैं, तो क्या होता है कि जो ऊपर का ठंडा ठंडा मौसम होता है वो हमारे कंबल को क्रॉस करके हमारे पास नहीं आ पाता, और जो हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, ठीक है, जो हम एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी कंबल से बाहर नहीं आ पाती, क्लियर ना। वही काम क्या कर रहा है, आपका वाटर वेपर कर रहा है, ठीक है ना। तो वाटर वेपर को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कहते हैं। क्या है कि ये अतिरिक्त एनर्जी को, ठीक है, अतिरिक्त एनर्जी को ना आने देती है और ना बाहर जाने देती है, ठीक है ना। ये अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश को ना आने देती है और ना ही एनर्जी को बाहर आने देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वाटर वेपर, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, जो हम लोगों ने वहाँ पे समझा था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में, कि ये अर्थ थी, ये क्या था आपका, एक कठोर गैसों का ऐसे था। तो अगर हम जब बात करें कि जो ब्लैंकेट ऑफ अर्थ है, सेम वही काम तो ये क्या कर रही, वाटर वेपर, वाटर वेपर ही तो कर रहे हैं सेम काम, कि सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश को ना आने देता है और यहां से जो एनर्जी है ना उसे रिलीज होने देता है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगी, अधिक अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कारगर होती है। क्लियर सी बात ना, क्योंकि यहाँ से जब एनर्जी रिलीज ही बाहर ही नहीं जा पाएगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन काम ही नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर सी बात ना, ऐसे करके बात क्लियर ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर होती है क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, टेम्परेचर को मेंटेन, कि टेम्परेचर को क्या करती है, बनाए रखती है, ठीक। नेक्स्ट में आपका था डस्ट पार्टिकल, इसे और जल्दी से समझ लेते हैं कि डस्ट पार्टिकल जो धूल के कण होते हैं वो क्या होते हैं, कि धूल के कणों का काम क्या होता है, ठीक है। कि जैसे देखो अगर धूल के कण को भी समझे तो सीधे सीधे इसे ऐसे कहो कि वर्क एज हाइग्रोस्कोपिक सेंटर, वर्क एज हाइग्रोस्कोपिक
सेंटर, ठीक है, कि ये एक आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करता है, आर्द्रता ग्राही। अब इसे समझ लेते हैं। सपोज मान लो कि ये डस्ट पार्टिकल, ठीक, अब डस्ट पार्टिकल, ठीक, बड़े बड़े बना लेते हैं, और ये क्या है, वाटर ड्रॉप्स, ठीक, ऐसे करके। अब क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है ये क्या है, इन वाटर ड्रॉप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, कि ये क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम कहें कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल नहीं होते तो कभी भी जो वाटर वेपर होती वो कभी भी संग्रहित नहीं हो पाती, और यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन कभी नहीं हो पाता। तो ये बहुत अधिक सहायक होते हैं किसके लिए, क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए, और तभी हमारी क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है ना। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, वर्क एज हाइग्रोस्कोपिक सेंटर की आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं कि ये क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, सनलाइट को परावर्तित भी करते हैं, सनलाइट को परावर्तित भी करते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश को। जैसे देखो, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक कमरा है, ठीक, तो हमने देखा होगा अगर सूर्य यहाँ पे है तो इसका रेडिएशन हमने देखा है, यहाँ पे जो एक वस्तु रखी होती है वो भी क्या होती है, चमकती है। वो किसकी वजह से, ये डस्ट पार्टिकल। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होते एटमॉस्फेयर में तो जो ये क्या है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते, और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते तो ये वस्तु नहीं दिखाई देती। तो जो सोलर रेडिएशन होता वो कैसी तरह काम करता, एक आपके जैसे लेज़र बीम होती है ना, कि हमने एक जगह से डाली दूसरी जगह, बिल्कुल इंसिडेंट होती है एक लाइन की तरह। बिल्कुल जो सूर्य की रेडिएशन होती वो भी ऐसी होती कि जहाँ पड़ती सिर्फ वहीं दिखाई देता, आपका रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, सनलाइट का रिफ्लेक्ट होता ही नहीं, तो यहाँ पे जो चीज़ होती वो भी नहीं चमक पाती। क्लियर ना। तो डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो किसकी तरह काम करते हैं, एक हाइग्रोस्कोपिक सेंटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। सूर्य का क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं, ठीक है, जिससे कि वस्तुएं क्या हो, एक चमकती हुई दिखाई दे। क्लियर ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल। बात क्लियर ना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब आपके लेयर पर डिस्कशन करेंगे कि लेयर आखिर होती क्या है। आज के लिए बस इतना बहुत है, इसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग लेयर कंटिन्यू करते हैं जी। थैंक यू।